welcome Topper Squad. So today we are going to complete the chapter 2 of Contemporary Centers of Power. 2026-27 Board Exam One Shot Revision Topper Squad Masterclass. So first we will see the alternative centers. Okay, now we are going to complete this chapter today. This is a one shot. Okay, now alternative centers. After the USSR disintegrated in 1991, unipolar world emerged. जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि यूएसए और यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, ठीक है। यूएसए और यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर नहीं, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो जिसमें यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, जिसमें यूएसएसआर जो था 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए जो पावर थी वो सारी किसके पास आ गई? यूएसए के पास आ गई, क्योंकि यूएसए ही बचा, ठीक है। न्यू ऑल्टरनेटिव सेंटर्स रोज टू लिमिट यूएस डोमिनेंस। देखो अब यूएसए के पास बहुत सारी पावर्स आ गई है, तो अब वो डोमिनेट करेगा सबके ऊपर, तो इसलिए बहुत सारी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स आए उसको लिमिट करने के लिए। फोकस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ईयू, आसियान हमने देखा था, एंड नेशंस, और हम इसमें पढ़ेंगे जापान और साउथ कोरिया के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब ईयू का एवोल्यूशन का फ्लो चार्ट है। देखो क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ईयू जो था वो पूरा इकोनॉमिक वेल्थ उसकी ड्रेन आउट हो गई थी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक वेल्थ डिस्ट्रक्शन या यूरोपियन इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं। तो यूरोपियन इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सेकेंड फ्लो चार्ट में बता रही हूँ, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमी डिस्ट्रक्शन हो गई। फिर अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऑफ यूरोप। क्या पूछा क्वेश्चन ऑफ यूरोप? ये आया, क्या आया क्वेश्चन ऑफ यूरोप? या तो ओल्ड राइवलरीज, या तो जीवन भर पुराने दुश्मनों से लड़ते रहो, या जो न्यू कोऑपरेशन करके डेवलपमेंट करो। तो उन्होंने क्या बोला, हमें कोऑपरेशन करना है, ठीक है। अब आया अमेरिका की एंट्री हुई, अमेरिका आया, अमेरिका ने बोला ठीक है भाई, अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, किसकी? ईयू की, यूरोपियन यूनियन की फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने सोचा, जैसे अमेरिका का हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वो नेटो है, उसका ग्रुप का नाम है नेटो। तो वैसे ही इन ईयू ने भी ग्रुप बना लिया, उसका नाम है OEEC 1948 में, ठीक है। और ये जो अमेरिका हेल्प कर रहा था, फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था, अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था, वो मार्शल प्लान के थ्रू अंडर दे रहा था, ठीक है। उन्होंने एक मार्शल प्लान बनाया हुआ था, उसके अंडर दे रहा था अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प टू ईयू, यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन ने जो 1948 में क्या बनाया, OEEC, मतलब उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया कॉपरेट करके, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, उन्होंने एक ग्रुप बनाया 1948 में, डेट याद रखना। फिर उसके बाद अब देखो अमेरिका पैसे दे रहा है, तो डेवलपमेंट करो, कॉपरेशन करो, ठीक है। अब 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। क्या बनाया? काउंसिल ऑफ यूरोप। यहाँ तक हो गया कि अमेरिका पैसे, इन्होंने OEEC बनाया, मार्शल प्लान आया, मार्शल प्लान के थ्रू मतलब उसमें इन्होंने अपना ग्रुप बनाया
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक यूरोपियन कॉर्पोरेशन। फिर 1948 में फिर उसके बाद अगर अमेरिका पैसे दे रहा है तो कॉपरेट करो, डेवलपमेंट करो। तो ये था पॉलिटिकल कॉपरेशन, नहीं हाँ इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब इकोनॉमिक कॉपरेशन के बाद इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिकल कॉपरेशन। क्या किया इन्होंने, 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, पॉलिटिकल कॉपरेशन, ठीक है, पॉलिटिकल कॉपरेशन। 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया, फिर इन्होंने स्टेप्स लिए और 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी बनाई। 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी बनाई। 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी बनाई। फिर उसके बाद 1979 में क्या हुआ, 1979 में इन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया, अपना खुद की पार्लियामेंट बनाई जिसमें इलेक्शंस हेल्ड किए। 1979 में क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट 1979 में, ठीक है। अब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई। 1991 में हमने जैसे चैप्टर 1 में देखा था, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई। तो उससे जो अब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई तो ईस्ट जो यूरोप था वो भी आ गया, वो भी कोऑपरेट करने लगा और जो काम था वो जल्दी होने लगा। इससे 1992 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन होगा। इससे 1992 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन डन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बन गया, तैयार हो गया। तो जैसे आपने देखा इकोनॉमिक कॉपरेशन से जैसे क्या ये पॉलिटिकल कॉपरेशन लाए, फिर उन्होंने जाकर 1992 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन करके दिखाया, कॉपरेशन करा, ठीक है। ओके, दिस इज अ PYQ और रिपीटेड क्वेश्चन। EU इकोनॉमिक जायंट। यूरोपियन यूनियन की जो GDP है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम रिसेंटली देखें 2024 में तो यूरोपियन यूनियन की GDP कितनी है, $19.3 ट्रिलियन। इनकी क्या वो कितनी है GDP, ये GDP इनकी जो यूरोपियन यूनियन की GDP है वो सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम रिसेंटली देखें 2024 में तो इनकी GDP थी $19.3 ट्रिलियन 2024। ट्रेड में देखें, लार्जर ग्लोबल ट्रेड शेयर देन USA। इन्होंने लार्जर ग्लोबल ट्रेड किया, शेयर किया देन USA से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड शेयर दिया इन्होंने, EU ने, यूरोपियन यूनियन ने। और यूरो ही ऐसा पैसा है यूरो ही है जो US डॉलर को चैलेंज कर सकता है, US डॉलर को टक्कर दे सकता है। तो द यूरो कैन चैलेंज द US डॉलर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डोमिनेंट इन एशिया एंड अफ्रीका। इन्वेस्टमेंट क्या किया उन्होंने, डोमिनेंट किया, EU ने डोमिनेंट किया, यूरोपियन यूनियन ने डोमिनेंट किया एशिया एंड अफ्रीका में। वो देखेंगे कैसे, ठीक है। फिर EU मेंबर नेशन, ये देखो, नोट एक्सपेंशन इनटू फॉर्मर सोवियत कंट्रीज। देखो ये बहुत सारे फॉर्मर सोवियत कंट्रीज है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर से दिख रहा हूँ तो EU मेंबर नेशंस ये रहे, ये सोवियत जो मैंने आपको बताया था कि ये लोग चाहते थे, EU चाहता था कि और
और बहुत सारे न्यू मेंबर्स जुड़ जाए। मैंने आपको बताया था जो ईयू चाहता था कि बहुत सारे न्यू मेंबर्स जुड़ जाए, और कहाँ से जुड़े, सोवियत कंट्रीज में, मतलब यूएसएसआर से बहुत सारे जो न्यूअर मेंबर्स है वो ईयू के मेंबर बन जाए। और इन्होंने किसकी को रिजर्वेशन भी दी है, इन्होंने मतलब ईयू ने किसी को रिजर्वेशंस भी दी है, किसी कंट्रीज को रिजर्वेशन भी दी है। तो इसने क्या किया, अब जैसे आप मैप में देख सकते हो, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी सोवियत यूनियन की कंट्रीज है वो सब भी जुड़ी है ईयू के साथ, ठीक है, वो सब भी जुड़ी है ईयू के साथ। तो मतलब एक्सपेंशन हुआ है ईयू में, फॉर्मेशन एक्सपेंशन हुआ है, मेंबर्स मतलब मेंबर्स बढ़ गए हैं, न्यू मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं सोवियत कंट्रीज से, और इन्हें क्या मिली, इन्हें वो भी मिली है, क्या बोल सकते हैं, हाँ, इन्हें रिजर्वेशंस भी मिले, ठीक है। अब आते हैं, हमने ईयू के बारे में पढ़ लिया, अब ईयू को बाय बाय कर देते हैं, ईयू हमारा खत्म हो गया, ईयू हमने पढ़ लिया, बाय बाय मतलब अभी के लिए। अब हम पढ़ते हैं आसियान का फॉर्मेशन, आसियान कैसे बना, ईयू देख लिया हमने कैसे बना, 1992 तक ईयू का फॉर्मेशन हो गया था, और फिर हमने देखा जीडीपी में सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी ईयू की है। अगर हम रिसेंटली देखें 2024 में, तो डॉलर 19.3 ट्रिलियन है और जीडीपी ईयू की, और जो यूरोप की करेंसी है यूरो, उसको मतलब यूरो जो करेंसी है डॉलर, मतलब सॉरी, जो डॉलर को टक्कर दे सकती है वो करेंसी यूरो है, इसलिए डॉलर उससे डर के रहता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई, कि एक चीज शायद मैं लिखना भूल गई, ये बोला देखो मैंने आपको बताया था 5 जो यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट है, मतलब परमानेंट है, और 10 नॉन परमानेंट है, बताया था, हाँ। तो वो उसमें से जो 5 है, 5 कौन कौन से है, पहला तो है चाइना, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, और चाइना, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, रशिया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, 5, ठीक है। तो ये जो 5 है, ये जो फ्रांस है, इसके पास यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है, इसके फ्रांस के पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है, प्लस इसके पास 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी है, फ्रांस के पास 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी है, ठीक है। और फ्रांस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रांस। और इसकी जो ईयू की मिलिट्री है वो भी सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है, ईयू की मिलिट्री भी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, जीडीपी और मिलिट्री, ठीक। अब हम आते हैं एशियान के फॉर्मेशन, आसियान कैसे बना, आसियान फॉर्मेशन कैसे हुआ, आसियान कैसे बना, हम इस पे आते हैं, ठीक है। अब आसियान कैसे बना वो देखते हैं। हुआ क्या कि जो अब इनको ना मतलब अफ्रीका और एशिया हमने देखा था कि ये लोग कहाँ से, ये लोग इनको डोमिनेट कर रहे थे, तो एक फ्री ब्रिटिश से छूटे तो दूसरे मतलब एक उस चंगुल से छूटे तो दूसरे चंगुल में फंस गए, मतलब जैसे इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में थी, ब्रिटिश के अंडर थी, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो वैसे ही इनको 2 बार इंडिपेंडेंस मिली, क्यों, क्योंकि एक चंगुल से छूटे ये लोग, दूसरे चंगुल में फंस गए, ठीक है। तो इनको 2 बार फ्रीडम मिली, एक से छूटे दूसरे में पहुंच गए, ठीक है, तो ऐसा हो। अब इनके पास 3 चैलेंजेस थे कि क्या करना है, या तो
ये कर सकते थे कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो कर लेते, मतलब सोशलिज्म। यूएसए की आइडियोलॉजी फॉलो करते, मतलब कि कैपिटलिज्म। और इंडिया ने इन दोनों को हटा के यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो करने से, मतलब दोनों को इन्होंने इस थर्ड ऑप्शन दिया था, दैट इज थर्ड वर्ल्ड यूनिटी। दैट इज थर्ड वर्ल्ड यूनिटी दी थी। अब इनको कुछ समझ नहीं आया, अफ्रीका और एशिया को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। उन्होंने बोला ये थर्ड वर्ल्ड यूनिटी हमारे बस में नहीं है, हमको समझ में ना आने वाली। तो उन्होंने क्या किया, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर आसियान बनाया। कौन कौन सी 5 कंट्रीज? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया थी, मलेशिया थी, फिलीपींस थी, सिंगापुर थी, बस थाईलैंड तो भूल गई, सॉरी। ठीक है, तो 5 कंट्रीज ने आसियान बनाया। कौन सी 5 कंट्रीज है फाउंडर्स ऑफ आसियान? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। ये 5 कंट्रीज हैं जो है फाउंडर ऑफ आसियान। फाउंडर ऑफ आसियान कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आसियान बना, आसियान का फॉर्मेशन हुआ 1967 में। बैंकॉक डिक्लेरेशन में आसियान का फॉर्मेशन हुआ। क्यों? क्योंकि बैंकॉक में ही साइन किया गया था, और तब ये डिक्लेयर हुआ था कि आसियान भी एक कंट्री है। ठीक है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आपको पता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, याद रखना। ठीक है, तो 5 फाउंडिंग मेंबर्स यू नो इज। अब ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे ग्लोबल स्टेबिलिटी, मतलब गोल इनका क्या था? स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इनका मेन मोटिव था, एंड रीजनल पीस भी इनका मोटिव था कि इनको रीजनल पीस भी मिले। ठीक है, थ्रू सोशल प्रोग्रेस, इनको रीजनल पीस भी मिले। ठीक है, तो रीजनल पीस इनको कैसे मिले? गोल क्या था इनका? स्टेबिलिटी एक गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, इनका ये गोल था। और दूसरा ये गोल था रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये फॉलो करेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन और रूल ऑफ लॉ को ये फॉलो करेंगे। पर इनकी एक अलग कंट्री होगी, दैट इज आसियान। ठीक है, तो इनका गोल क्या था? इनका मेन गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। दूसरा गोल था कि रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी based on what? Based on rule of law and the principle of charter of United Nation. ठीक है, अंडरस्टूड? ये इनका गोल था। ठीक है भाई, ये इनका गोल था। ओके, हाई वेटेज, ओ माय गॉड, एशियन पिलर्स। अब आसियान से पूछा गया कि तुम्हें EU के जैसे बनना है, यूरोपियन यूनियन के जैसे बनना है। जैसे यूरोपियन यूनियन सुप्रा नेशनल बन चुका है, एक नेशन की तरह काम कर रहा है, तुम्हें वैसा बनना है। तो उसने बोला नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी लाइक एन EU. We are not interested in becoming supranational like EU. They are not interested. Why? Because क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी एशियन में मतलब खुद के तौर तरीके। उनको खुद के तौर तरीके
वो कैसे काम कर रहे हैं उनको वही पसंद था, उनको ये सुपर नेशनल ईयू की तरह नहीं बनना था, ठीक है, ईयू की तरह बिल्कुल नहीं बनना था। उन्हें अपना तौर तरीका आसियान वे ही अच्छा लग रहा था और वही सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। उनको ये नहीं पसंद कि उन्हें ईयू की तरह बनना है, सुपर नेशनल नहीं बनना उन्हें, ठीक है, सुपर नेशनल नहीं बनना उन्होंने मना कर दिया, सीधा मना कर दिया। अब उन्होंने 2003 में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, हमने पढ़ा था क्या 2003 में हमने ये पढ़ा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन फेल, तो जो ईयू का कॉन्स्टिट्यूशन था फेल हो गया, तो वो अभी तक बन नहीं पाया। तो ईयू का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, ईयू का कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया 2003 में, और 9 मई को हम ईयू डे बनाते हैं, यूरोपियन यूनियन डे बनाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये इसमें नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने 1994 में ARF बनाई। ARF का फुल फॉर्म है आसियान रीजनल फोरम। 1994 में इन्होंने आसियान रीजनल फोरम बनाया। आसियान रीजनल फोरम कोऑर्डिनेट करती है, कोऑर्डिनेशन क्या करती है आसियान रीजनल फोरम, सिक्योरिटी प्लस फॉरेन पॉलिसी, जो सिक्योरिटी प्लस फॉरेन पॉलिसी में ध्यान देते हैं ARF। आसियान रीजनल फोरम 1994 में बना था और ये कोऑर्डिनेट करता है विद फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। फिर जाके 2003 में देखो, आसियान वे अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देखो मैं बता, आसियान वे मतलब एक फोरम ऑफ इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, मतलब जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से वो इंटरैक्ट करते हैं, नॉन मतलब वो कॉपरेट करके कैसे काम करते हैं, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, ठीक है। तो अगर आपको पूछे व्हाट इज आसियान में, तो आप ये लिख सकते हैं अ फोरम ऑफ इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटेड, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो ARF पूछा, नहीं सॉरी आसियान में पूछा, तो ये व्हाट इज आसियान में, वैसे तो लिखा हुआ मैंने आगे, अ फोरम ऑफ इंटरैक्शन, the forum of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperated, ठीक है। फिर इन्होंने 2003 में, मैंने आपको जैसे बताया 2003 में इन्होंने 3 कम्युनिटी बनाई, एशियन पिलर्स, इसको आप एशियन पिलर्स बोल सकते हो। 3 एशियन पिलर्स बनाए, कौन कौन से, पहला एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करती है, प्रिवेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करती है, प्रिवेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्या करती है, प्रिवेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या करती है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन। तीसरा आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी सोशल प्रोग्रेस करती है, ठीक है। तो आपको इन तीनों का समझ में आ गया। एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करती है, प्रिवेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकती है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी कॉमन मार्केट प्रोडक्शन, कॉमन मार्केट में जाने से, और मतलब हर चीज़ वहीं मतलब हर चीज़ वहीं बनाना, हर चीज़ वहीं प्रोड्यूस करना, ठीक है, वही बनाना वही करना, उसको इस बेस बनाना, तो वो सब। वो सोशल कल्चरल कम्युनिटी मतलब सोशल प्रोग्रेस, वो को देखती थी, वो सोशल वो सबको, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया, मैंने आसियान वे लिखा ही हुआ है। तो आसियान वे क्या है, इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। आसियान वे क्या है, इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटेड, नॉन कन्फ्रंटेशन, नॉन कन्फ्रंटेशन, एक मिनट, ठीक है, नॉन कन्फ्रंटेशन,
तो इनफॉर्मल एंड कॉपरेशन, नॉन कन्फ्रंटेशन, ठीक है। सॉवरेनिटी, डीप रिस्पेक्ट फॉर नेशनल बॉर्डर्स, डीप रिस्पेक्ट फॉर नेशनल बॉर्डर। ईयू जो है वो सॉवरेन नहीं है। इंडिया इज अ सॉवरेन एंड सेक्युलर कंट्री। सॉवरेन मतलब आपको पता होना चाहिए, सॉवरेन मतलब क्या होता है कि मीन्स कि वो हमारा देश या एशिया आसियान अपने आप से डिसीजन ले सकता है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने आप खुद डिसीजन, इंडिया अपने आप खुद डिसीजन ले सकता है, तो इसको हम सॉवरेन बोलते हैं। डीप रिस्पेक्ट फॉर नेशनल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में डीप रिस्पेक्ट फॉर नेशनल बॉर्डर्स। ARF मैंने बता दिया था, आसियान रीजनल फोरम जो 1994 में बना था। वाई? कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए इन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी में, ठीक है। और विजन क्या था 2020 में? आउटवर्ड लुकिंग ग्लोबल रोल, आउटवर्ड लुकिंग ग्लोबल रोल। इन आसियान का मिशन क्या था 2020 का? कि आउटवर्ड लुकिंग ग्लोबल रोल। ओके, अब हमने आसियान को भी देख लिया कि वो कैसा बना, क्या हुआ, आसियान वे भी हमने सब समझ लिया, ठीक है। आसियान वे भी हमने सब समझ। अब आता है अपना चाइना। हमने यूरोपियन यूनियन देख लिया, हमने आसियान कैसे बना वो देख लिया। 5 फाउंडर्स थे, बैंकॉक डिक्लेरेशन में बना आसियान। वो ईयू की तरह नहीं बनना चाहता था, वो सॉवरेन था, वो अपना आसियान वे यूज करता था। अ फोरम दैट इज इंटीग्रेटेड इन इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटेड। और ARF बना था इन 1994। 1994 में ARF बना था, ASEAN रीजनल फोरम 1994 फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के लिए। फिर 3 पिलर्स बने थे 2003 में, दैट इज आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। ये आर्म के लिए प्रिवेंट आर्म मतलब प्रिवेंट क्या मान लो, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा क्या था? आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कॉमन मार्केट प्रोडक्शन। और तीसरा जो है आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी जो एजुकेशन पे ध्यान देगी और सोशल प्रोग्रेस पे ध्यान देगी, ठीक है। अब आसियान भी हो गया, अब राइज ऑफ चाइना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चाइना जब छूटा, जब चाइना को फ्रीडम मिली तो चाइना कहाँ आया? चाइना को USSR की आइडियोलॉजी पसंद थी, तो चाइना ने USSR की आइडियोलॉजी फॉलो कर ली। मतलब चाइना USSR के पास चला गया, क्यों? USSR उसको पैसे दे रहा था। क्या दे रहा था? USSR उसे पैसे दे रहा था कि आगे डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो USSR उसे पैसे दे रहा था कि आगे डेवलपमेंट करे, USSR उसे पैसे दे रहा था कि वो आगे डेवलपमेंट करे। और चाइना का यह विजन था कि 2040 में वो USA से आगे हो जाएगा, ठीक है। क्या था? कि वो USA से आगे हो जाएगा। चाइना का ये विजन था कि वो चाइना विल टेक ओवर US इन 2040। चाइना विल टेक ओवर US इन 2040, और वो USSR के पास चला गया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा टिल्टेड था सोशलिज्म की तरफ, ठीक। अब USSR के पास तो चला गया वो। अब देखो, अब अभी मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ, दैट इज चाइना विल टेक, मैंने आपको बताया कि उनका चाइना का विजन कैसा, कि चाइना विल टेक ओवर US इन 2040, ठीक है। इकोनॉमिक ईस्ट ग्रोथ का ड्राइवर था चाइना, मान लो। क्यों? क्योंकि चाइना के पास ना बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वो आगे निकल सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज थी ड्यू टू द चाइनाज लोकेशन। आप चाइना की लोकेशन देखोगे तो उसकी वजह से वो आगे निकल सकता है 2040 में।
यूएस से। चाइना की लोकेशन, चाइना का साइज, चाइना का क्या बोलूँ, चाइना के पास नेचुरल रिसोर्सेज, चाइना की पॉपुलेशन बहुत है, तो जिससे वो यूएस को टेक ओवर कर सकता है 2040 में, उसका ये विजन है। अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थे 1949 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में कहाँ गए? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, माओ 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 के रहते कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुए, ये याद रखना, माओ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 में ये लोग यूएसएसआर में सेटल हुए, वहां पे गए, क्योंकि यूएसएसआर इनको पैसे दे रहा था कि तुम डेवलपमेंट करो, और यूएसएसआर में था कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड होगा, तो उसने बोला चाइना को कि तुम भी अपनी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप करो, जिससे लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। चाइना ने वही किया, डेवलपमेंट करना शुरू किया, हैवी इंडस्ट्रीज बनानी शुरू की। अब चाइना जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने की स्थिति में आ गया था, लोग प्रोटेस्ट करना चालू हो गए थे, तो चाइना को समझ में आ गया 1970s में, चाइना को समझ में आ गया कि भाई ये तो डिसइंटीग्रेट होने वाला है, निकल लो यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो चाइना निकलने की फिराक में था। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी से 1970s में रियलाइजेशन हो गया कि भाई यूएस से आगे निकल रहा है और ये लोग पीछे ही रह जा रहे हैं, यूएसएसआर आगे निकल रहा है और ये लोग पीछे ही बैठ रहे हैं, कि यूएसएसआर आगे निकल रहा है और ये लोग क्या है, ये लोग पीछे बैठे हैं, सॉरी यूएस से आगे निकल रहा है और ये लोग पीछे बैठे हैं, तो भाई जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो पहले किसकी तरफ, सोशलिस्ट की तरफ आया, ठीक है। फिर उसने, जब उसको रियलाइजेशन हुआ 1970s में यहाँ से निकलो और अमेरिका से दोस्ती करो, तो यहाँ से उसने लिया यू टर्न, यहाँ से उसने यू टर्न ले लिया, ऐसे मान लो, या मतलब सोशलिज्म के पास गया, उसको रियलाइजेशन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है बेटा, तो उससे यू टर्न ले लिया, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब किसके, यूएसए से हाथ वो हेलो करने जा, ठीक है, मतलब यूएसए के साथ मिलने जा रहा था, कैपिटलिस्ट। अब क्या हुआ, कि जो चाइना के थे ना, वो फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए, मतलब डॉलर्स जो थे वो कम हो गए, फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे थे, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर से और इम्पोर्ट करवाए, तो इसलिए चाइना ने बहुत सारी चीज़ें वहीं बनाना शुरू कर दी। जैसे मैंने आसियान का बताया था कि उन्होंने भी वहीं बनाना शुरू कर दिया, तो वैसे चाइना ने भी बहुत सारी चीज़ें वहीं बनाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहीं बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने चाइना में बहुत सारी चीज़ें वहीं बनाना शुरू कर दिया, बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे थे। तो उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज बनाई, वो तो बना के रखी थी। सब्सटीट्यूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो वो उन्होंने ऑब्वियसली बना के रखी थी और वो उधर काम कर रहे थे। यूएसएसआर का मैंने बताया था ना कि उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज बनाई हुई थी, हाँ, तो वो उसी में ही अपना काम कर रहे थे, अपनी चीज़ें बना रहे थे, उसी में ही बना रहे थे कि वो बाहर से इम्पोर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमने देखा था कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसने शॉक थेरेपी झेली, वो सोशलिस्ट से कैपिटलिज्म में गया और उसने शॉक थेरेपी झेली, पर चाइना वो शॉक थेरेपी झेलने से बची है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता था वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, मतलब देखो यूएसएसआर जो भी, अब यूएसएसआर का सक्सेसर जो रशिया था, तो रशिया क्या था, रशिया जो रशिया के पास में जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी एग्रीकल्चर के लैंड थी, वो सब किसको देना था, प्राइवेट प्लेयर को देना था, और वो उसने बेच दिया, मतलब उसका क्या बना है, बोली लगवानी शुरू कर दी और उसको बेच दिया।
लो प्राइस में उसको बेच दिया, ठीक है। और ये है द फर्स्ट बिगेस्ट गैम्बल ऑफ इन हिस्ट्री, फर्स्ट बिगेस्ट गैम्बल ऑफ इन हिस्ट्री हमने देखा था। तो अब ये जो चाइना था ये वो सब बच गया, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उसने सारे अपने गेट खोल दिए प्राइवेटाइजेशन के। बाहर से अंदर, बाहर से लोग आए, बाहर से फॉरेन इंडस्ट्री, फॉरेन के लोग आए और यहाँ पे सेटअप करे अपना चीज़, और हम उनको, चाइना को पैसे मिले। तो अगर जब लोग वहाँ पे सेटअप करेंगे तो चाइना को और पैसा मिलेगा, चाइना और ग्रो करेगा और रैपिडली ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी क्या हुआ। अब यू टर्न ले लिया जब इन्होंने, तो अब ये बात जो थी ये आग की तरह फैल गई कि भाई आसियान की बोल रही हूँ, जो चाइना है वो यूएसए से हाथ मिला रहा है, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद यूएसए, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद यूनाइटेड नेशंस इन 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स से चाइना ने हाथ मिला लिया था। 1972 इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972, ठीक है। अब ये जो जियाहू, इसका नाम ना एक तो ऐसा है, जियाहू इनलाय के समय 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन हुए। जियाहू इनलाय जैसे 1972 में हाथ मिलाया था चाइना ने यूएसए के साथ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। फिर उसके बाद जियाहू इनलाय ने 4 मॉडर्नाइजेशन किया इन 1973। कौन कौन से? मिलिट्री, एग्रीकल्चर, 4 मिलिट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मिलिट्री हो गया, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज, ये 4 मॉडर्नाइजेशन किए। कौन कौन से? मिलिट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज। 1973 में जियाहू इनलाय ने की, ठीक है। अब 1978 में डिंग जियाओपिंग, 1978 में जो मैंने बोला था ओपन डोर पॉलिसी, वो की थी 1978 में। डिंग जियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी की थी 1978 में। डिंग जियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी रिफॉर्म, ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, 1978 में ये लाया था डियांग जियाओपिंग, ठीक है। डिंग जियाओपिंग लाया था 1978 में ओपन डोर पॉलिसी। इसका मतलब है कि सारे दरवाजे खोल दिए जाए, बाहर से फॉरेन आए, यहाँ पे सेटअप करें, यहाँ पे अपना सामान बेचे, और उनको जो चाइना है वो रैपिडली ग्रो करता जाए, ठीक है। तो ये बात थी। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 1982 में। तो प्राइवेटाइजेशन, हाँ ये लिखा है PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ठीक है, मैंने आपको वहां तक बता दिया कि ओपन डोर पॉलिसी हुई थी 1973 में। तो वो हुआ था क्या हुआ था, 1974 मॉडर्नाइजेशन हो गया था 1979 में, सॉरी 1978 में क्या हुआ था, 1978 में ओपन डोर पॉलिसी हुई थी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1982 में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। वो जो 4 मॉडर्नाइजेशन किए थे उसका उन जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन हो गया था। तो 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। याद रखना, 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुई थी। SEZ मतलब स्पेशल जोन्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो स्पेशल जोन्स थे फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्होंने ये जो ओपन डोर पॉलिसी की थी 1978 में, इसमें बहुत हाथ बटाया इसमें स्पेशल जोन पॉलिसी में। मतलब स्पेशल जोन्स वो जोन्स होते हैं
जहाँ पे फॉरेनर्स आना पसंद करते हैं, वहाँ पे सेटअप करते हैं, और चाइना में ही थे वो स्पेशल जोन्स, तो चाइना जल्दी ग्रो हो गया। और 2000 फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये शॉक थेरेपी इन्होंने झेली नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपना ओपन डोर पॉलिसी कर ली 1978 में। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब 2001 में एंट्री इन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने एंट्री ले ली चाइना ने। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले ली, ठीक है। तो 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले ली। वेल डन, नाइस, ठीक है। तो इतना था चाइना के बारे में कि चाइना ग्रो कैसे किया इतनी जल्दी, इसकी वजह से। और स्पेशली अगर मैं बताऊँ ना किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द ओपन डोर पॉलिसी। अगर वो ओपन डोर पॉलिसी नहीं करता ना, तो वो USSR के जैसे शॉक थेरेपी जैसे उन्होंने झेली, इसको भी झेलनी पड़ती, और ये इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए, ठीक है। अब ये कार्टून है ड्रैगन वॉल, जो बुक में है ना कार्टून ड्रैगन वॉल, तो वो है, देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ड्रैगन अगर हम देखें तो ड्रैगन जो था वो USA में, मतलब ऐसा चाइना में मैसिव इकोनॉमिक पावर की तरह बोलते हैं। द ड्रैगन एंड ग्रेट वॉल, ये जो ग्रेट वॉल दिख रही है अर्थ की जैसा एक कुछ दिख रहा है, तो ये ग्रेट वॉल है। द ड्रैगन एंड ग्रेट वॉल, ये जो ड्रैगन है, ये जो ड्रैगन आपको दिख रहा है, ये जो ड्रैगन है और ये जो ग्रेट वॉल है, ठीक है। ये जो ड्रैगन है और ये ग्रेट वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना's इकोनॉमिक पावर, कि चाइना के पास कितनी इकोनॉमिक पावर है जिससे वो रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। चाइना के पास कितनी इकोनॉमिक, चाइना वो ये बता रहा है ड्रैगन और ग्रेट वॉल की चाइना के पास कितनी इकोनॉमिक पावर है कि वो इतना ग्रोथ कर रहा है, मैसिव ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वॉचिंग, ठीक है, अच्छा सॉरी मैं उसको ऊपर करना चाह रही थी पर नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड वॉचिंग चाइनाज राइज विथ कंसर्न, वर्ल्ड वॉच कर रहा है चाइना की राइज को विथ कंसर्न, क्योंकि चाइना इतनी रैपिडली ग्रो किया है, ठीक है। अब हाँ देखो, हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने EU को देख लिया कैसे उसने ग्रो किया 1992 में कैसे उसने फॉर्मेशन ऑफ EU किया। हमने आसियान को देख लिया कैसे उसने फॉर्मेशन उसने आसियान को इस्टेब्लिश किया, क्या है आसियान में, वो सब हमने देख लिया। उसने 3 पिलर्स बनाए थे, वो सब हमने देख लिया। फिर हमने देखा चाइना ने कैसे रैपिडली ग्रोथ की है। अब आप सोच रहे हो कि इंडिया चाइना रिलेशन का है, एक्चुअली ना वो मैं इसमें नहीं लाई, क्योंकि लाई हूँ, देखती हूँ, साउथ कोरिया के बारे में है, हाँ कोरिया, ओके। देखो एक्चुअली मैं इंडिया चाइना रिलेशंस इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि हम वो जो अपनी बुक है ना इंडिपेंडेंस, कौन सी वाली है, बुक 1 इंडिपेंडेंस वाली, उसमें एक चैप्टर 4 है इसके ऊपर है इंडिया चाइना रिलेशंस। तो अगर हम ये पढ़ेंगे, ये तो पढ़ेंगे पर मुझे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं ना थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया कि भाई ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी ज़रूर, पर पढ़ाऊंगी बाद में। क्यों? क्योंकि वो अगर आपको अब फिर आप इसमें बहुत सारे डाउट पूछोगे, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर ना, आपको समझ में नहीं आ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी। उसमें बहुत डिटेल में दिया है, इसमें तो शॉर्ट में देके काम खत्म कर दिया, उसमें बहुत डिटेल में दिया है चैप्टर 4 में जो अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत डिटेल में दिया, इसलिए मैंने अब इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब हम जापान के अगर बारे में पढ़े, जापान हाइलाइट्स के बारे में पढ़े, तो जापान आप जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का नाम सुनते हो, दैट इज सोनी, टोयोटो, पैनासोनिक, होंडा, ये सब जो भी आप सुनते हो ना, जापान की टेक्नोलॉजीज के नाम है जो यहाँ चल रहा है, ठीक है। जापान की टेक्नोलॉजीज के नाम है जो यहाँ चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मेजर फेमस जापानीज ब्रांड्स कौन कौन सा, मेजर फेमस जापानीज ब्रांड्स आर
सोनी, पैनासोनिक, होंडा, टोयोटो, ठीक है। क्योंकि जापान के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, मतलब उसके जैसे चाइना के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो भी वो चाह रहा है कि 2040 में वो यूएस को ओवरटेक कर देगा। अब जापान के पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तभी भी वो ग्रो कर रहे हैं। अब कैसे, देखो, मैसिव जापानीज ब्रांड्स हम देखें तो दैट इज सोनी, टोयोटो, होंडा, पैनासोनिक एंड ऑल दीज। अब इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कम है या है ही नहीं, ठीक है, ऐसा है, कम है या है ही नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं। तो ये क्या करता है, बाहर से रॉ मटेरियल बुलवाता है, बुलवाता है, यहाँ पे जापान में फिनिश गुड्स बनते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट होता है, फिर वो बेचते हैं, इंडिया में आके बेचते हैं, अब जहाँ पे भी बेचते हैं, ठीक है। तो क्या है, बहुत जापान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कम है या है ही नहीं, वहाँ इम्पोर्ट होता है नेचुरल रॉ मटेरियल्स एंड वहाँ वो फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, इम्पोर्ट होता है रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट होता है फिनिश गुड्स, वहाँ पे फिनिश गुड्स अच्छे से बनाते हैं और वो इम्पोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 1964 में क्या हुआ था, OECD बनी थी। OECD का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बना था 1964 में जापान। जापान इसलिए 1964 में OECD का मेंबर बना था क्योंकि जिससे खबर फैल सके कि जापान ग्रोइंग स्टेज में, जापान बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसलिए खबर फैली थी कि मतलब इसलिए OECD का मेंबर जापान बना था। क्योंकि जापान बहुत इंक्रीजिंग रेट पर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर बना था जापान, ठीक है। फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो G7 मतलब 7 कंट्रीज मिलकर बनता है ये OECD, 7 कंट्रीज है इंक्लूडिंग जापान, मतलब जापान को इंक्लूड करके 7 कंट्रीज है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान की, जापान में अगर आप देखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान की और पॉपुलेशन 11th नंबर पे है, ठीक है। तो जापान की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पॉपुलेशन 11th नंबर, ठीक है। अब जापान के आर्टिकल 9 के हिसाब से, जापान के आर्टिकल 9 में ये लिखा है नो वॉर, मतलब कि कोई भी वॉर नहीं होगी, मतलब ना कि हम लड़ाई करेंगे दूसरों से, ना दूसरे हमारे पर अटैक करेंगे, तो कोई लड़ाई नहीं होगी। अटैक करेंगे भी तो हम सेल्फ डिफेंस करेंगे बस, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, नो वॉर, ना हम लड़ाई शुरू करेंगे ना तुम हमारे पर लड़ाई शुरू करोगे। तो उसके आर्टिकल 9 में ये लिखा था नो वॉर, कोई वॉर नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना है तो वो बातचीत के थ्रू रिजॉल्व हो सकता है, लड़ाई ही एकमात्र सहारा नहीं है, बातचीत के थ्रू भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने ये बोला, उसके आर्टिकल 9 में ये लिखा है। पर अगर हम देखें तो जीडीपी का 1%, जो जीडीपी का 1% है, तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी मतलब जापान जो है वो अपनी जीडीपी 1% आर्मी में खर्च कर रहा है। क्यों? तो जापान से जब ये बोला गया कि देखो आप वॉर नहीं कर रहे हो, आपके आर्टिकल 9 में लिखा है नो वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है तो आप बातचीत के थ्रू उसको सॉल्व करो, ठीक है, ना आप लड़ाई शुरू करोगे ना वो लड़ाई शुरू करे, कोई और लड़ाई शुरू करेगा। तो आप अपनी जीडीपी का 1% आर्मी में क्यों खर्च कर रहे हो? तो जापान ने बोला कि देखो हम पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम भी अपनी सुरक्षा करेंगे ना, सेल्फ डिफेंस करेंगे ना, तो इसलिए मैं अपना जीडीपी का 1% आर्मी को तैयार करने में लगा रहा हूँ
क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ डिफेंस करना है। हम ऐसे नहीं एक वो अटैक करेगा और हम सीना तान के खड़े हो जाएंगे, भाई हम भी इंसान हैं, वो लोग भी इंसान हैं। तो इसलिए वो सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी आर्मी को भी तैयार कर रहे हैं, मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। और जो जापान का मिलिट्री है वो 7th लार्जेस्ट है, ठीक है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड जापान का, ठीक है। तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ उसको तैयार कर रहे हैं, आर्मी को, अपनी मिलिट्री को, ठीक है। तो इसमें भी ये लिखा है कि ग्लोबल टेक, सोनी, टोयोटा, होंडा 1964 में OECD के मेंबर बने थे ये, और UN बजट सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, ये सेकंड, जापान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। अब आता है साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया के बारे में अगर हम देखें तो साउथ कोरिया में कोरियन पेनिनसुला डिवाइडेड इनटू 2, मतलब जो कोरिया का पेनिनसुला है वो 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये मान लो ये कोरिया है और इसको इसने डिवाइड करा है, ठीक है। तो ये नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया दिख रहा है, ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। तो ये एक पेनिनसुला है, ये कोरिया है मान लो। अब इसको डिवाइड कर दिया 38 पैरेलल ने, एक लाइन है जिसको हम 38 पैरेलल बोलते हैं। तो इस 38 पैरेलल ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर दिया 38 पैरेलल लाइन ने, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिस्प्यूट्स चल रहे थे। नॉर्थ कोरिया था USSR की तरफ और साउथ कोरिया था ठीक है। तो हम ये देखा कि ये जो साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, तो ये कोरिया है पूरा, ठीक है। अब ये लाइन इसको साउथ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड कर रही है, ये लाइन साउथ कोरिया को और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड कर रही है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं 38 पैरेलल। ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं 38 पैरेलल, ठीक है, 38 पैरेलल, जो डिवाइड कर रही है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, ठीक है, 38 पैरेलल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि क्यों ये डिवाइड हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया का पार्ट है, जो नॉर्थ कोरिया है वो USSR पे वो करता था, USSR मतलब सोशलिज्म पे था, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। और ये जो साउथ का पार्ट है वो USA को फॉलो करना चाहता था, कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहता था। तो USSR को नॉर्थ कोरिया की आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहता था, और जो साउथ कोरिया था वो किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहता था, वो किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहता है, 1 मिनट। तो जो साउथ कोरिया है वो USA की आइडियोलॉजी फॉलो करना चाहता था। तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो कि तू USA शुरू हो गए, नहीं USSR। तो प्रॉक्सी वॉर सुना था अगर आपको याद हो तो। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है कि USA अपना चमचे को वॉर करवाएगा और USSR अपने चमचे को वॉर करवाएगा। तो ये होता है प्रॉक्सी वॉर। मतलब USA कौन था, USA की तरफ साउथ कोरिया, और USSR की तरफ कौन था, नॉर्थ कोरिया। तो वो लोग भिड़े, ये दोनों नहीं भिड़े, वो लोग भिड़ गए। तो इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सी वॉर। वो लोग ना भिड़कर अपने चमचे अपने दोस्तों को भिड़वा दिया, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी वॉर हमने देखा था। अब तो ये वॉर चली, ठीक है, ये डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, USSR, ठीक है। तो अब जब कोल्ड वॉर एंड हो गया, कोल्ड वॉर जब एंड हो गया, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था, जो हमने चैप्टर 1 एंड ऑफ बायपोलैरिटी में पढ़ा था, कोल्ड वॉर जो चल रहा था, तो जब वो एंड हुआ, USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तो जो साउथ कोरिया जो USA को मानता था, जो USA की आइडियोलॉजी को कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, उसने 1960 से 1980 तक इतना डेवलपमेंट किया। उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मिराकल ऑन Han रिवर। Han रिवर एक रिवर है, उसकी डेवलपमेंट हुआ ना उस पर, तो इसलिए बोला
मिराकल ऑन हैंड रिवर, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, ये रहा, ये री, अगर ये जो रिवर है दिस इज नोन एज हैंड रिवर। एक मिनट, ये क्या गया, ये जो रिवर है, ये जो रिवर है इसको बोलेंगे हम हैंड रिवर। तो ये जो आपको डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, ज़्यादा ही तो ये हो गया, ये रहा है हैंड रिवर, और ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो ये हैंड रिवर के अलोंग अक्रॉस ही डेवलपमेंट्स हुए, तो इसलिए क्या बोला, मिराकल ऑन हैंड रिवर, ये रिवर का नाम है हैंड रिवर, तो मिराकल ऑन हैंड रिवर, मिराकल ऑन हैंड रिवर, ठीक है। और अगर हम देखें तो साउथ कोरिया का HDI रैंक 18 है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो अगर हम देखें 2016 में आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स साउथ कोरिया का, दैट इज 18, और 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ कोरिया की, ठीक है, 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है साउथ कोरिया की, ठीक है। तो कोल्ड वॉर एंड होते समय जो साउथ कोरिया है 1960 से 1980 तक इसने इतना डेवलपमेंट किया कि इसको हम बोलते हैं मिराकल ऑन हैंड रिवर। क्या बोलते हैं, मिराकल ऑन हैंड रिवर, मतलब एक मिराकल टाइप का हो गया। और ये भी जैसे जापान OECD, मतलब जापान जो था वो OECD का मेंबर बन गया था, ठीक है, जापान जो था वो OECD का मेंबर बना था 1964 में। तो वैसे ही साउथ कोरिया OECD की मेंबर, साउथ कोरिया OECD का मेंबर बना 1996 में। ये भी वर्ल्ड में यही फैलाना था कि साउथ कोरिया भी बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी मैंने आपको बता दी, ठीक है, 11th इकोनॉमी, 11th लार्जेस्ट, और मिलिट्री है 10th, ठीक है, मिलिट्री याद रखना है 10th, इकोनॉमी 11th और मिलिट्री 10th, और HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2016 में आया था वो है 18, वो उसका नंबर है 18, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल्स टू इक्विटेबल, मतलब सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो पीछे छूट जाए, सबको साथ में लेकर ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप GDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2016 थी, 18 नंबर है, तो वो इतनी अच्छी क्यों, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स, ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए, रूरल डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक ग्रोथ की, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया। क्या क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लाए, रूरल डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक ग्रोथ किया, और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट किया, ह्यूमन के जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं उसका डेवलपमेंट किया, ठीक है। और अगर ये क्या लिखा है, ग्लोबल जायंट सैमसंग, हाँ, इसकी भी कंपनीज हैं साउथ कोरिया की, जैसे सैमसंग हो गई, ये बहुत सारी हो गई, तो वो भी मतलब वो भी फेमस ब्रांड है साउथ कोरिया के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये हैंड रिवर है, ठीक है। Okay, now master backlog mixed revision chapter 1 to 3. We have completed our one shot of chapter 2, contemporary centers of power. So now देखो कोल्ड वॉर रिकैप अगर मैं दूं, NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडियाज रोल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, पीक ऑफ टेंशन 1962 में आए थे, बाइपोलैरिटी क्या था, यूएस वर्सेस USSR डोमिनेंस था, ठीक है। फिर अगर हम नेशन बिल्डिंग में देखें तो 3 चैलेंजेस थे, यूनिटी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोल प्ले किया था इंटीग्रेशन ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से 3 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो सरदर्द थे, वो जुड़ नहीं रहे थे। चूनागढ़ प्लेबिसाइट्स के थ्रू जुड़ गया था, प्लेबिसाइट्स मतलब वोटिंग के थ्रू, पर हैदराबाद और मणिपुर नहीं जोड़ रहे थे, तो वो मैंने आपको समझा दिया था। पार्टीशन हुआ था 2 नेशन थ्योरी, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था, और मुस्लिम लीग का लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब देखो 30 मार्क्स टेस्ट है, MP बोर्ड पैटर्न 2026-27 टारगेट। नाउ लेट्स मूव ऑन, सेक्शन है MCQs। Which treaty led to the formation of EU? This you know. If you don't know, I will tell you, that is Maastricht Treaty. Who is the Iron Man of India? That is सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि उन्होंने
565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया है इंडिया में, ठीक है। दैट इज बी सरदार वल्लभ भाई पटेल. In which year did China join the WTO, World Trade Organization? In 2001, China joined WTO 2001. ठीक है. C. Section B fillers 5 marks. The state of Dash was created in 1953. 1953 में the state of क्या बना था? जल्दी आंसर चाहिए मुझे. 1953 में द स्टेट ऑफ क्या बना था? द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड इन 1953. ये है चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का फिलर. फिल इन द ब्लैंक्स. आसियान कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर स्टेट्स. 5 मेंबर अभी नहीं, अभी 11 मेंबर है, तो आप लिख सकते हो आसियान कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर स्टेट्स. एक मिनट, अगर मैं आंसर चेक करूँ तो 10 मेंबर्स लिखा है, पर अभी एक बढ़ चुका है, तो 11 मेंबर्स लिखने हैं आपको, ठीक है. 11 है वैसे तो. यूरो इज द करेंसी ऑफ यूरोप, यू नो ऑल दैट. 38 पैरेलल डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है? पेनिनसुला. कोरियन पेनिनसुला को 38 पैरेलल डिवाइड करता है, ठीक है. Section C short question answers. Define the Asian way. Mention 2 challenges of 1947. जो challenges 1947 के mention करना. Okay. Section D long question 6 mark का है. Examine the factors making the EU a highly influential supranational organization. कैसे बना उसका कि EU जो है वो कैसे बना हाईली सुप्रानेशनल, और पहले बताना फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है. तो फिर अब तो ये आंसर्स हैं जो मैंने आपको बता ही दिए थे, ठीक है. नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. स्टॉप अ स्क्वाड स्ट्रेटेजी. Okay, so thank you, Mission Topper 2026-27. We have successfully completed the chapter 2 Contemporary Centers of Power, and I have given you the question answers that from book 1 and book 2 as well. So we have done with today. Now, bye bye guys. Love you. And don't forget to like, share, subscribe my channel. And if you have any doubt, write in the comment section. I will clear it. So bye bye guys, love you all. And if you want, you can study, you can read India and China relations. I will make you read in the chapter 4 that particular thing also, and the chapter 4 means it is little bit in detail. Okay, so that's why I'm not able to say. Okay, now done, everything is done. Now don't forget to like, share, subscribe my channel. And bye bye guys. Love you all. Bye bye. Bye bye.